हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे फॉर्म्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की, वो सारी चीज़ें हमने कवर की थी, उसकी इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक एंड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंस थी वो सब हमने कवर किया था। इस वाले लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि स्टाफिंग क्या होता है। ठीक है, स्टाफिंग के बारे में चीज़ें देखेंगे और स्टाफिंग क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको आउटकम क्या मिलने वाला है, स्टाफिंग के बाद क्या मिलेगा आपको ये पता लग जाएगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट होता है या फिर किसी भी पर्सन को रखा जाता है काम करने के लिए, या फिर जैसे आपकी जब जॉब लगेगी तो वो जॉब लगने के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से आपका अपॉइंटमेंट होता है, किस तरीके से आपको सैलरी मिलेगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी, तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से रिलेटेड है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करता है। ठीक है, तो ये हमको सिखाएगा कि किस तरीके से हम इसको अपने लाइफ में भी अपना सकते हैं, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं या फिर बिजनेस फॉर्म चलाते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है बेटा, एक एक चीज़ को देखेंगे, आ जाइए। तो सबसे पहले क्या होता है स्टाफिंग, जैसा नाम कहता है स्टाफ प्लस आईएनजी। मैंने हमेशा आपको बताया है क्या बेटा कि जैसे ही किसी चीज़ में अगर आईएनजी जुड़ जाए तो इसका मतलब वो क्या कॉन्टिन्यूअस चेंज में हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। तो स्टाफिंग का मतलब होता है स्टाफ, जब लोगों को, स्टाफ्स को रखने की एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है या फिर एक सीरीज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टाफिंग करना। ठीक है, तो स्टाफिंग का मतलब क्या होगा, अब किससे रिलेटेड होगा बेटा, तो जनरली सीधी सी बात है किससे, मैन पावर से। किससे रिलेटेड होगा बेटा, ये हमारा मैन पावर से रिलेटेड होगा। तो बोलते हैं मीनिंग देखते हैं क्या बोलता है। तो स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल्स टू द जॉब्स। हमने जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पोस्ट होते हैं। ठीक है, अलग अलग पोस्ट होते हैं बेटा, याद है क्या? जैसे हो सकता है एक फाइनेंस मैनेजर का पोस्ट होगा, एक जनरल मैनेजर का पोस्ट हो सकता है, एक अकाउंटेंट का पोस्ट हो सकता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग पोस्ट हो सकते हैं, और जब अलग अलग पोस्ट होंगे तो उस पर काम करने वाला भी चाहिए ना। हमने एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया कि ये प्लेस है, इस जगह पर लोग होने चाहिए। हमने पोस्ट डिसाइड कर दिया, अब ये पोस्ट बनने के बाद इस पर लोग भी तो चाहिए, और लोग कहाँ से आएंगे, वो आएंगे स्टाफिंग की। तो क्या बोला है, जो पुटिंग रखना किसको, पीपल्स को, कहाँ, जॉब पर। तो बोलेंगे कि ये जो पर्सन्स हैं, जो ये पीपल्स हैं, इनको जब इनके पोस्ट पर रखा जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, स्टाफिंग बोला जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए फिर आता है इट बिगिंस विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, प्लानिंग किसकी, ह्यूमन रिसोर्स की। मतलब ह्यूमन रिसोर्स कितना है, क्या है, कैसे है, ये सब प्लानिंग से लेकर के एंड क्या क्या इंक्लूड करेगा, प्लानिंग इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शंस, और भी फंक्शंस को इंक्लूड करेगा। वो फंक्शंस क्या क्या हैं, और यही फंक्शंस बेटा क्या हो जाएंगे, स्टेप्स में आ जाएंगे, यही फंक्शंस प्रोसेस में आएंगे आगे। तो ध्यान से इसको देखना, क्या, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द वर्कफोर्स। तो क्या आ गया बेटा, रिक्रूटमेंट पहला, याद रखना ये प्रोसेस बन जाएगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्कफोर्स। तो ये सब किसके अंदर इंक्लूड होता है, स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड होता है। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कि फाइंडिंग द राइट पर्सन, क्या, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। याद रखना बेटा, क्या, सही इंसान सही जॉब के लिए, हैविंग क्वालिफिकेशन, क्या, जिसके पास उस काम को करने की क्वालिफिकेशन हो, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। तो क्या क्या वर्ड आया, राइट पर्सन, राइट जॉब एंड राइट टाइम पर। तो राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट जॉब, अगर ये तीन चीज़ें मिलती हैं, ये तीन चीज़ें होती हैं, तो बोलते हैं कि हम लोग वहाँ पर स्टाफिंग होता है, वहाँ पर ये चीज़ चल रही है। तो फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ये क्या बोला जाएगा बेटा, इसको बोला जाएगा स्टाफिंग। फिर बात आती है स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि वाइडर है या नरोवर है, तो बोलेंगे स्टाफिंग इज नैरोवर और वाइडर, तो स्टाफिंग इज नैरोवर देन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बड़ा होता है और ये उससे छोटा होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग
असेसिंग पता लगाते हैं, प्लेसिंग उनको रखते हैं उस जगह पर, पोस्ट पर, इवेल्युएटिंग देखते हैं उनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को, डायरेक्टिंग उनको गाइड करते हैं, इंडिविजुअल्स एट वर्क। तो ये किसने बोला? एस बेंजामिन ने बोला। क्या करते भाई? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, पहले पहचानते हैं, असेस करते हैं, पता लगाते हैं, उसको प्लेस, उसको जॉब पर रखते हैं, काम करवाते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि सही कर रहा है या गलत कर रहा है, एंड फिर डायरेक्टिंग उसको गाइड करते हैं कि काम को कैसे करना है। तो ये सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्टाफिंग। ठीक है बेटा, क्या बोला जाएगा? स्टाफिंग बोला जाएगा। नेक्स्ट, द मैनेजरियल फंक्शन of directing and controlling may not be possible in the absence of staffing। बोला है कि डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, थोड़ा ध्यान देना बेटा, कहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं? ये कह रहा है कि हमारा जब फंक्शंस पढ़े थे तो फंक्शंस में हम लोग बोले थे ना कि ये फंक्शंस होते हैं किसके? मैनेजमेंट के, और जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं वो सीक्वेंस में चलते हैं। तो पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग किसकी करोगे? मतलब ऐसी तो बात नहीं मशीन का तो करने नहीं जाओगे कि ये मशीन इधर आओ, मशीन उधर जाओ, ऐसा तो नहीं। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग किसकी होती है? डायरेक्टिंग हमेशा किसको दिया जाएगा? डायरेक्शन किसको दिया जाएगा? स्टाफ को, मैन पावर्स को दिया जाएगा। कंट्रोल किसको करोगे? मैन पावर को। सर मशीन को कंट्रोल करते हैं, मशीन को कौन कंट्रोल करेगा? मैन। तो मैन को कौन कंट्रोल करेगा? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट किसके थ्रू करेगा? जब स्टाफिंग करेगा तभी तो स्टाफ आएगा, तभी तो मैनेज करेगा। तो बोला है कि बिना किसी मतलब बिना स्टाफिंग के डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, उसको पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, ट्रांसफर, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपेंसेशन प्लान, सेपरेशन आर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टाफिंग। बेटा जितने नाम पढ़े हैं सबके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि सबसे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे आगे। क्या भाई रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब क्या होते हैं, इन सबको आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। इट इज़ एन एक्ट ऑफ मैचिंग द जॉब विथ पीपल एट द राइट टाइम। तो बोला है क्या? इट इज एक्ट, एक एक्ट है, एक कार्य है कि मैच कराना, मैच किसको कराना? जॉब विथ द राइट पीपल। क्या? जॉब को राइट पीपल्स के साथ में। मतलब समझो कि अगर कोई पर्सन प्रोडक्शन करना जानता है तो उसको प्रोडक्शन में रखना, उसको प्रोडक्शन की पोस्ट पर ले जाना स्टाफिंग बोला जाता है। ठीक है, तो फिर द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग जो हमने पढ़ा वो चीज़ यहाँ पर दोबारा से रिपीट हो गई। चलिए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो पहला कैरेक्टर बोला है मैनेजरियल फंक्शन है। मतलब क्या हो गया बेटा कि स्टाफिंग हमेशा जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो अधिकारी लोग हैं वो हमेशा इस डिसीजन को लेंगे। ठीक है, तो बोला मैनेजरियल फंक्शन है, वर्कर्स इसको नहीं लेता है। वर्कर्स थोड़ी ना अपनी स्टाफिंग करने जाएगा, वर्कर थोड़ी ना किसी दूसरे स्टाफ को रखो, हमेशा कौन रखेगा? मैनेजर्स। मैनेजर्स में कौन? वही 3 लेवल, टॉप, मिडिल एंड लोअर। ठीक है, दूसरा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब इनका जो मेन पर्पस है वो क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उस गोल को पाने के लिए इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट, स्टाफिंग फंक्शंस परफॉर्म्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग हमेशा किसके अंदर होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो बोल सकते हैं ये क्या है? इंटरनल एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी? इंटरनल एक्टिविटी है और ये पूरी तरीके से कंट्रोलेबल है। अब क्वेश्चन अगर हायर बनाएगा तो कैसे बना सकता है? स्टाफिंग इज कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। तो स्टाफिंग इज कंट्रोलेबल बिकॉज इट इज द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल, आंतरिक भागों में, आंतरिक चीज़ों में ये होता है। नेक्स्ट, इट इज कॉन्सर्न विद द मैचिंग पीपल विथ राइट जॉब्स। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सही पर्सन को सही प्लेस पर, सही पोस्ट पर ले जाया जा सके। इट इज़ अ प्रोसेस नॉट एन आइसोलेटेड फंक्शन। तो क्या बोला है? स्टाफिंग इज अ प्रोसेस नॉट अ आइसोलेटेड, नॉट अ सिंगल फंक्शन और अ एक्टिविटी। तो
तो ये कोई एक फंक्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। मीन्स इट इन्वॉल्व्स या इट इंक्लूड्स नंबर ऑफ एक्टिविटीज और सीरीज ऑफ फंक्शंस। ठीक है बेटा। फिर कंसर्न विद द टोटल मैनेजमेंट फंक्शन, किससे जुड़ा हुआ है? तो टोटल मैनेजमेंट फंक्शन से जुड़ा हुआ है। मतलब स्टाफिंग हर मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उन सब में ये यूज होता है, उस सब जगह पर ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो क्या नीड्स हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? तो पहला देखते हैं, इंश्योर ऑप्टिमम। क्या बेटा? ऑप्टिमम। अरे रुक जाओ भाई, ना क्यों हड़बड़ा रहे हो? ठीक है, तो क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्या बोला है यहाँ पर बेटा? ह्यूमन रिसोर्स। अगर क्वेश्चन बनाता है कि स्टाफिंग किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है या फिर किसके ऊपर फोकस करता है, तो स्टाफिंग ऑलवेज फोकस ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉट द फिजिकल रिसोर्सेज। देन दूसरा, हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो लायक है। ठीक है, मतलब जो जिस काम के लायक है वैसे पर्सन को खोजा जाएगा। सपोज करो किसी पर्सन को, अगर किसी पर्सन को बाल काटने आता है तो उसको बाल काटने के लिए रखा जाएगा ना। तो कॉम्पिटेंट किसके है? बाल काटने में। हमको पढ़ना अच्छा लगता है, हमको पढ़ाई अच्छी करनी लगती है, तो हमको खिलाया नहीं जाएगा, हमको खेलने के लिए नहीं बोला जाएगा। एक प्लेयर को ये नहीं बोला जाएगा कि प्लेयर हैं आप चलिए पढ़ाई करिए, ऐसा नहीं कर सकते। तो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जिसके अकॉर्डिंग जो काम है, जो जिसमें सुटेबल है, जो जिस काम को करने में माहिर है, उस पर्सन को यहाँ पर खोजा जाएगा। ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस, तो क्या होगा इसकी वजह से? इंटरप्राइज का ग्रोथ होगा, उसमें ग्रोथ है। नेक्स्ट, हेल्प इन कंपीटिंग। क्या? कंपीट करने का मतलब अपने जो अदर पर्सन्स, अपने जो अदर कंपटीटर्स हैं, जो भी अदर बिजनेसेस हैं, उनसे compete करने में यहाँ पर आसान होता है। इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। तो अगर सही पर्सन सही जगह पर सही समय पर होगा तो सही से परफॉर्म करेगा, और जब सही से परफॉर्म करेगा तो उसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या करेगा? उसका इंसेंटिव्स बढ़ जाएगा, और जब उसको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा वो ज़्यादा अपने आप को फील प्राउड करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, तो उसका ग्रोथ भी होगा। तो बोला है एम्प्लॉयर का उसका मोरल भी बढ़ेगा और सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ जाएगा। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही जगह पर सही पर्सन हमको मिल जाता है। इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे फर्म के, हमारे बिजनेस के सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, या फिर इंश्योर करता है। इंश्योर का मतलब होता है पक्का करना। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग में अंदर कौन कौन सी चीज़ें? बेसिकली देखो इसके अंदर बहुत सारी, वो जितने भी प्रोसेस हैं वो प्रोसेस इसके सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें क्या है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र, वो सब चीज़ें यहाँ थी, प्रमोशन, वो सब एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस में आता है कि एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग में, तो बेसिकली 3 चीज़ों को इसके एलिमेंट्स में रखा जाता है, और एक है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। ठीक है, RST ये है। और अब दोनों देखो, रिक्रूटमेंट क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिक्रूटमेंट कौन सा स्टेप है, पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर ऑप्टिमिस्टिक वर्ड यूज करेगा कि ऑप्टिमिस्टिक है या फिर पेसिमिस्टिक है। तो ये क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब पॉजिटिव स्टेप है। ठीक है, आगे बताऊंगा क्यों है। दूसरा सिलेक्शन, तो सिलेक्शन का नेगेटिव प्रोसेस है, नेगेटिव स्टेप है, या फिर पेसिमिस्टिक है सिलेक्शन। एंड ट्रेनिंग क्या करता है? इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर वर्क। याद रखना कि जो ट्रेनिंग होती है वो किसी एक स्पेसिफिक वर्क या फिर किसी पार्टिकुलर काम के लिए ही की जाती है। नेक्स्ट, पॉजिटिव स्टेप क्या बोलता है? क्यों बोला है? नीचे बताया है कि अट्रैक्टिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो क्यों पॉजिटिव बोलता है? कि जितने लोग आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने लोग आ करके अप्लाई कर सकते हैं वो सब लोग आ जाओ, जितने भी कॉम्पिटेंट पर्सन वो सब लोग अप्लाई करो। ठीक है, और सिलेक्शन का क्या बोलता है? सिर्फ कुछ गिने चुने, मतलब अगर 1000 लोग आए हैं तो 10 लोग को रखा, 990 लोगों को हटा दिया। तो इस वजह से इसको नेगेटिव बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को निकाला जा रहा होता है और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को बुलाया जाता है, इस वजह से पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स के अंदर ये चीज़ें याद रखने। अब बोलता है स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और हमने अभी शुरू में ही देखा था कि स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
तो मीन्स इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वाइडर एंड स्टाफिंग इज नैरोवर देन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टाफिंग फंक्शंस डील विद द ह्यूमन एलिमेंट्स। किससे डील करता है बेटा? ह्यूमन एलिमेंट्स। दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं स्टाफिंग मेन फंक्शन क्या होता है कि ये पर्सन्स को, ह्यूमन रिसोर्स को हायर करता है, उनसे काम करवाता है। और वो सब क्यों जरूरी है? जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट किया जा सके। तो बोलता है एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो द नंबर ऑफ पीपल्स एम्प्लॉयड इंक्रीज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ पीपल्स, वहाँ पर भी हायरिंग ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ पीपल्स की एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, इंक्रीजेज एंड सेपरेट डिपार्टमेंट्स कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो इन सब कामों के लिए क्या किया जाएगा? एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो ह्यूमंस को मैनेज करेगा, जो उनको ट्रेनिंग देगा, डेवलपमेंट कराएगा, उनकी काउंसलिंग करेगा, उनका सिलेक्शन करेगा, उनका रिक्रूटमेंट करेगा। ये सब जो काम करेगा उस अलग डिपार्टमेंट को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोला जाएगा, विच कंसिस्ट स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इन डीलिंग विद द पीपुल्स। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो एक अलग पार्ट बनेगा जिसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे जो मैनेज करेंगे मैन पावर्स। Human resource management involves procuring, developing, maintaining, appraisal, competent and satisfied workforce to achieve the goals of the organization efficiently and effectively। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है वो बड़ा होता है और इन लोगों को कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है। तो ये वाइडर हो गया जिससे कि क्या हो सके? वर्क फोर्स ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके और ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सके। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है? देखो अभी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्टाफिंग इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ प्रोसेस, मतलब इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। तो जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज की बात करता है तो यहाँ पर देखो अलग अलग फंक्शंस एंड अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी हैं, इसको आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके, जिसमें हम लोग पूरा प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में देखेंगे। फ्लो चार्ट आप लोग देख लेना एक बार फिर से, मैं कहता हूँ इसको रोक करके, मतलब पॉज करके आप लोग देख लेना। ये फ्लो चार्ट आप लोग बना लेना कॉपीज़ में। चलो, पहला मैन पावर प्लानिंग। जब बात आती है मैन पावर प्लानिंग के अंदर, तो मैन पावर प्लानिंग में करेंगे क्या? पहले क्या करेंगे बताओ? अगर कोई काम हम करने चाहते हैं तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं ना। मान लो हम सामान खरीदने जा रहे हैं बाजार से, तो पहले देखेंगे ना मेरे पास कितना पैसा है, तब जा करके अपना दिमाग लगाएंगे कितना क्या लेना है, क्या कितनी क्वांटिटी डिसाइड करनी है, वो सब तभी तो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है क्या? पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा कि वर्क लोड एंड वर्क फोर्स एनालिसिस करेंगे। याद रखना बेटा, क्या? दो एनालिसिस चलेगी। एक एनालिसिस होगी वर्क फोर्स एनालिसिस, याद रखना बेटा, वर्क फोर्स एनालिसिस, और दूसरा वर्क लोड एनालिसिस। क्या बात रखना? वर्क फोर्स एनालिसिस एंड वर्क लोड एनालिसिस। अब इन दोनों में होता क्या है? तो मैन पावर रिक्वायरमेंट्स का कैसे पता लगता है? जब हम ये दो फोर्सेस को, दो चीज़ों को एनालाइज करते हैं। वर्क लोड का मतलब कितना काम है, और वर्क फोर्स मतलब कितने लोग हैं काम करने के लिए। तो जब इन दोनों में हो गए तो अब देखो दो तरीके से होगा। तो कंपैरिजन करेंगे क्या? द वेरिएंस बिटवीन, वेरिएंस का मतलब कितना उसके अंदर डिफरेंस है, वर्कलोड एंड वर्क फोर्स, कितना काम है और कितने लोग हैं, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्या करेगा? जो रिप्रेजेंट करेगा, जो बताता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है। बाय दिस द मैनेजर्स कैन डिटरमाइन वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज। इन दो एनालिसिस के बेसिस पर कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? तो कंक्लूजन जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा बेटा? पहला, अंडर स्टाफ्ड। अगर बेटा क्या हो जाए, मैन पावर इज लेस देन क्या? वर्कलोड, सॉरी, वर्क फोर्स इज लेस देन वर्कलोड। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया अंडर स्टाफ, मतलब काम ज़्यादा लेकिन लोग कम है। दूसरा, ओवर स्टाफ्ड, मतलब वर्क फोर्स इज ग्रेटर देन वर्कलोड। ठीक है, वर्कलोड। तीसरा, ऑप्टिमली स्टाफ्ड, मतलब कि जब हमारा वर्क फोर्स इज इक्वल टू
वर्कलोड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमली स्टाफ्ड। तो ये 3 वर्ड याद रखना कि जब मैन पावर रिक्वायरमेंट की बात आती है तो कैसे पता लगता है, इन तरीके से पता लगे। अगर अंडर स्टाफ्ड है तो और वर्कर्स की ज़रूरत है, ओवर स्टाफ्ड है तो कुछ लोगों को निकालने की ज़रूरत है, और ऑप्टिमली स्टाफ्ड है मतलब कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पहला तो हो गया हमारा प्रोसेस मैन पावर प्लानिंग। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, रिक्रूटमेंट। क्या, रिक्रूटमेंट। रिक्रूट करने का मतलब होता है जब लोगों को हम लोग बुलाते हैं तब बोलते हैं, तो बोलता है इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड कर रहा है, आइडेंटिफाइंग, क्या पहचानते हैं, अट्रैक्टिंग बुलाते हैं, एंड इनवाइटिंग उनको अट्रैक्ट करना मतलब उनको लुभाना और फिर उनको बुलाना, एप्लीकेशन इनवाइटिंग एप्लीकेशंस उनके एप्लीकेशंस को बुलाना, और एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट्स मतलब अगर मैनेजर्स की जॉब हमारे यहाँ पर खाली है तो बोलेंगे कि मैनेजर्स के जैसे जो लोग कॉम्पिटेंट हैं वो उन लोगों को क्या करेंगे बेटा, आइडेंटिफाई करेंगे कि मैनेजर्स के लायक कौन कौन है, एंड फिर अट्रैक्ट करेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे, उनको मोहित करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इन्वाइट करेंगे कि आ करके हमारे यहाँ पर क्या करो, एप्लीकेशन दे दो। फिर द मैनेजर्स एम्स टू अट्रैक्ट अ लार्ज पूल, क्या बोला है, अब सोचो कि अगर एक पर्सन आए तो एक तो डायरेक्टली हायर हो जाएगा, तो कंपनीज क्या चाहती हैं कि जितने ज़्यादा पर्सन्स एप्लीकेशन देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे पास उतना ज़्यादा ऑप्शंस होगा और उतनी ज़्यादा लोग होंगे, उतने ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी। तो बोलता है पूल, लार्ज पूल, बहुत सारे लोगों को क्वालिफाइड कैंडिडेट्स चाहता है, सो द कंपनी कैन सिलेक्ट मोस्ट स्किल्ड एंड डिजायरेबल एम्प्लॉय, तो जिसकी वजह से उसको सबसे अच्छा और उनके हिसाब से एम्प्लॉयज़ मिल जाएगा उस वैकेंसी को फुल करने का। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिक्रूटमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग दोज हु अपीयर्स अनप्रॉमिसिंग, मतलब क्या कि इतने लोगों ने रिक्रूटमेंट लिया, रिक्रूटमेंट हमने पढ़ा है क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है ना, याद रखना है। तो इसमें क्या बोला, अनप्रॉमिसिंग मतलब ऐसे पर्सन्स जो कि उस जॉब के लायक हमको नहीं समझ में आते हैं, उस जॉब के लायक नहीं हैं, उन लोगों को क्या किया जाएगा, उन लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा, हटाया जाएगा। ठीक है, तो द मेन एम ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज सेलेक्टिंग, क्या, सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट टू फिल वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने रिक्रूटमेंट में क्या किया, बहुत सारे लोगों को बुलाया जो कॉम्पिटेंट थे, और उस कॉम्पिटेंट में जो बेस्ट थे, जो हमारे लायक थे, उनको सेलेक्ट किया, उनको चूज किया, वो सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और ये नेगेटिव प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद जब सिलेक्शन होगा फिर क्या होगा, प्लेसमेंट होगा बेटा, क्या होगा, प्लेसमेंट। भाई सेलेक्ट हो गया ना, अब हमारा प्लेसमेंट होगा। प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जब पुटिंग द पर्सन्स ऑन द जॉब, मतलब जो जॉब डिफाइन की गई उस पर रखना। हमने क्या बोला, मैनेजर्स के पोस्ट के लिए किसी को बुलाया गया तो मैनेजर का पोस्ट उसको देना, क्या बोला जाता है, इसको प्लेसमेंट बोला जाता है। फॉर विच ही सिलेक्टेड, इट इंक्लूड्स इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू हिज जॉब, तो अपने जॉब से जिसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए और आपको पता ही नहीं है क्या करना है, तो जैसे आपको बताया जाए कि सर आपका ये काम है, तो वो क्या हो गया, आपने आपके काम को उन्होंने बताया आपका काम ये है, तो आपको उस जॉब से इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो क्या हो गया, आपका प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जब प्लेसमेंट हो जाएगा अब क्या आएगा, ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग का मतलब हो जाएगा जो जॉब आपको दिया गया है वो जॉब कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उस जॉब को किस तरीके से आप करोगे, उसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन, नॉलेज, स्किल प्रोवाइड करना। सिर्फ उसी जॉब के बारे में बोलते हैं क्या करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो किसी एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जब किसी पर्सन के नॉलेज को इन्हांस करते हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो ट्रेनिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर। क्या मतलब, आप जिस लेवल पर हो उस लेवल से बड़े हो गए। स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा मजबूत होना, बेटर, उससे ज़्यादा बेहतर होना, और ऑफ मेकिंग समबडी और समथिंग टू डू दिस,
मतलब जब किसी पर्सन को हम उसे बड़ा बनाते हैं, मतलब सिर्फ उसको कोई एक पार्टिकुलर काम नहीं सिखा रहे हैं, पार्टिकुलर काम के अलावा भी बहुत सारे काम सिखा रहे हैं जिसकी उसकी नॉलेज इन्हांस हो जाए, वो अपग्रेड हो जाए, जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन से ऊपर जा सके, उस जिस एरिया में उससे ज़्यादा वाइड एरियाज कवर कर सके, जो काम वो जानता है उससे ज़्यादा काम को भी करने के लायक हो सके। तो जब इस तरीके से उसको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, इस तरीके से उसको नर्चर किया जाएगा, तो उस केस में बोलते हैं डेवलपमेंट किया जाएगा। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? होल सोल डेवलपमेंट, मतलब चौतरफा विकास। ठीक है, जैसे पॉसिबल हो सकता है उसका विकास होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट करना। एंड जैसे डेवलपमेंट हो जाता है तो अब क्या किया जाए? भाई उसके पास ज़्यादा स्किल हो गई, ज़्यादा नॉलेज, उसकी पावर बढ़ गई, उसकी स्ट्रांग हो गया, वो ज़्यादा से पहले बेटर हो गया, तो अब उसकी पोजीशंस को हायर होना चाहिए, मतलब जिस लेवल पे था उससे उठा करके ऊपर करना चाहिए। तो उसको बोलते हैं क्या? प्रमोशन। प्रमोशन क्या? अपग्रेडेशन ऑफ एन एम्प्लॉइज टू अ हायर पोस्ट। क्या? एक हायर पोस्ट पर जब किसी को रखा जाता है तो उसको बोलते हैं क्या करना? प्रमोशन। इन्वॉल्विंग इंक्रीजिंग द रैंक, प्रेस्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या क्या बढ़ जाती हैं? उसकी रैंक बढ़ जाती है, उसकी प्रेस्टीज बढ़ जाती है, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, साथ में अथॉरिटी भी तो बढ़ेगी, तो साथ में हमारी अथॉरिटी भी इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट, जनरली द प्रमोशन इज लिंक्ड टू इंक्रीमेंट इन वेजेस। क्या? प्रमोशन जनरली किस भाषा में बोला जा रहा है, किस चीज़ के लिए रिलेट किया जा रहा है? तो इंक्रीमेंट इन वेजेज, जो मजदूरी थी उसमें, पहले मान लो 500 रुपये कमाता था, अब 800, 700, 1000 रुपये कमाने लगा, तो इंक्रीमेंट इन वेजेस एंड इंसेंटिव्स, बट इट इज़ नॉट इसेंशियल दैट इट ऑलवेज रिलेटेड टू दैट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या? ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। तो प्रमोशन के अंदर बस सिर्फ पोस्ट भी बदल सकती है, ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेंगे ही जरूरी होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो जाएगा? तो मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज़, मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज़, ठीक है, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट इंक्रीमेंट इन पे। कोई पे में चेंज नहीं होता है, किसी स्टेटस में चेंजेस नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता है, ऐसे ही कोई अथॉरिटी में भी नहीं चेंज होता है। तो जब किसी पर्सन का सिर्फ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाए, उसके अंदर ना ही कोई डेवलपमेंट किया, ना ही उसका अपग्रेडेशन किया जाए, ना ही पे स्केल बढ़ाया जाए, ना ही किसी तरीके का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए, उस केस में क्या बोलते हैं? इसको ट्रांसफ़र किया गया है। और लास्ट में फिर क्या होगा बेटा? अप्रेजल। क्या? अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या होता है? तो अप्रेज का मतलब होता है जब हम इवेलुएट करते हैं और लोगों को उसके अच्छे के लिए अच्छा बोलते हैं, बुरे के लिए उसको बुरा बोलते हैं। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर रिलेटेड हो जाएंगी। देखते हैं क्या कि सबसे पहले हमको क्या करना बेटा कि अ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमेटिक, देखना, सिस्टमेटिक एंड पीरियडिकली प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। क्या? मेजरिंग का प्रोसेस है। अब किसको मेजरिंग का प्रोसेस है? तो एन इंडिविजुअल्स वर्क परफॉर्मेंस। याद रखना, क्या? जब इंडिविजुअल के वर्क परफॉर्मेंस को क्या किया जाए? पीरियडिकली या सिस्टमेटिकली क्या करना है? हमको मेजर करना है अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। तो जॉब के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स बोली गई थी, जॉब के अंदर जो चीज़ें डिफाइन की गई हैं, उसके बेसिस पर जब किसी पर्सन का प्रॉपर तरीके से मेजरिंग किया जाए तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, अब ये कौन कौन से टूल्स हैं या फिर किस तरीके से कर सकते हो या फिर कितने टाइप के हैं? तो अलग अलग, जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO अप्रेजल, इसकी तरह भी देख सकते हैं कि वो उन्होंने कैसा काम किया है MBO के थ्रू। बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, एक स्केल होता है बार्स, इसका फुल फॉर्म याद रखना आ सकता है, और ये क्यों यूज होता है ये भी याद रखना, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए यूज किया जाता है। तीसरा, असेसमेंट सेंटर, अलग अलग सेंटर होते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है, ये वर्ड लिख लेना बेटा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, कॉस्ट सेंटर है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉस्ट सेंटर, ऑपरेशन सेंटर, ऑपरेशन करके होता है, मेन वर्क कहाँ पर है। तो ये 2-3 और इस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन अपनी इतनी बात रखना, असेसमेंट सेंटर का मतलब अलग अलग सेंटर्स बनाना कि उनका मेन पर्पज़ वही रहेगा। ठीक है, फिर 3 डिग्री
फीडबैक। 3 डिग्री फीडबैक मतलब हो गया, अगर कोई पर्सन है, ये मान लो ये कोई पर्सन है, तो जब ये अपने अपर लेवल से भी सजेशंस मांगे, अपने अपर लेवल वाले से भी इसको चेक करते रहते हैं, इसके नीचे लेवल वाले भी इसको चेक कर रहे होते हैं, इसके बगल वाले भी ये भी चेक करते हैं, तो इसको बोलते हैं 360। देखो बना ना चारों तरफ, तो बोलते हैं 360 अप्रेजल चल रहा है या फिर फीडबैक चल रहा है। साइकोलॉजिकल अप्रेजल, तो जब उसको माइंड से उसको देखा जाए कि उसका माइंड कैसा काम कर रहा है, क्या चीज़ें उनको कैसे वो बिहेव कर रहा है, ये सब चीज़ों के लिए। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है, अभी सिर्फ ये नया कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो कि अभी यूज में आ रहा है। एंड लास्ट में स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ग्रेडिंग, ABCD ग्रेड। इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रेजल होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ रिम्यूनरेशन। क्या करते हैं, रिम्यूनरेशन का पता लगाते हैं। रिम्यूनरेशन का पता लगाने का मतलब क्या हो गया तो बेटा कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन का मतलब होता है कि बेनिफिट्स विच आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज। तो रिम्यूनरेशन इज द टोटल कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय। तो जितना भी कंपेंसेशन दिया गया है, मतलब वो इंसेंटिव या फाइनेंशियल में हो या फिर नॉन फाइनेंशियल में, लेकिन जितना भी उसको प्रोवाइड किया गया है वो रिम्यूनरेशन है। सैलरी, बोनस, कमीशन, पेमेंट्स, ओवर टाइम पेज और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट दैट आर एम्प्लॉयज रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। किसी भी तरीके का जो बेनिफिट्स है अगर एम्प्लॉयज को मिला है बाय द एम्प्लॉयर, तो वो रिक्रूटमेंट में रिम्यूनरेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो प्रोसेस आपने देख लिया। अब रिक्रूटमेंट मैंने बोला था इसको बहुत डीप में पढ़ना होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रेज किया जाता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर कवर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो रिक्रूटमेंट क्या है, तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एम्प्लॉयज फॉर द प्रेजेंट फ्यूचर वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला बेटा कि रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस, क्या बोला, प्रोसेस है डिस्कवरिंग, खोजना, एम्प्लॉयज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैकेंसीज। तो जो आज की वैकेंसी और जो फ्यूचर में आने वाली वैकेंसीज हैं, उन दोनों के लिए जब उनको प्रोसेस डिस्कवरी की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग जॉब सीकर्स। तो ऐसे लोग को फाइंड करना जिनको जॉब की ज़रूरत है, फॉर फाइलिंग द वैकेंसीज, जो फिलिंग द वैकेंसीज। तो जो वैकेंसीज हमारे यहाँ पर हैं उसके अकॉर्डिंग उन पर्सनस को खोजा जाएगा जिनको उस पोजीशन पर रखा सकते हैं या फिर जो उसको उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स टू फिल द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बोलता है रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जब हम फिल करते हैं कैंडिडेट्स को, तो उसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है देखते हैं, तो इंटरनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं इससे एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो यहाँ पर पर्सनल मैनेजमेंट होता है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक ऑन गोइंग प्रोसेस, मतलब एक लगातार चलने वाला प्रक्रिया है। और सिस्टमेटिक मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक वे से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही डिफाइंड तरीके से काम यहाँ पर होता है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग जॉब सीकर्स। किसको अट्रैक्ट कर रहा है, जॉब सीकर्स। सीकर्स का मतलब जिनको ज़रूरत होती है, जो खोज रहे होते हैं। इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर, ऑप्टिमिस्टिक, सेम वर्ड, ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव हो गया। सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशन एक्सेट्रा। तो क्या क्या होता है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें होती हैं। इट प्रीसीड्स सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशन एक्सेट्रा। तो क्या होता है, इसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद कौन कौन से प्रोसेस बता रहे हैं, तो वो ये चीज़ बता रहा है कि रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशन, ये सब चीज़ें क्या होती है, रिक्रूटमेंट के बाद होती हैं। एंड फिर रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देयर टू अप्लाई देम। तो ऐसे इंसान को खोजना जो कि कंपनी के लिए और उस जॉब पोजीशन के लिए कॉम्पिटेंट है, जो उनके लिए सुटेबल है, और फिर उनको स्टिमुलेट करना, उनको इनकरेज करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ करके अप्लाई करें। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के कौन कौन से सोर्सेज हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, इसको याद रखना है, हमको भूलना नहीं है। तो सोर्सेज की बात करते हैं तो हम रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो सोर्स हमारे पास दो होता है, एक तो इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इधर एक्सटर्नल है, इधर पे इंटरनल है। चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों को? चलिए,
क्या वाइट वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं आपको? ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा करके आइए। तो इंटरनल सोर्सेज में देखते हैं। पहला इंटरनल सोर्स आपके सामने क्या दिख रहा है बेटा? अब बात आती है इंटरनल सोर्स, पहले बता दूं। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है रिक्रूटमेंट फ्रॉम या फिर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, बिजनेस के अंदर से ही बिजनेस के एम्प्लॉयज़, स्टाफ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों में से लोगों को अगर चूज किया जाए, उन्हीं लोगों में से सिलेक्शन किया जाए तो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड द बिजनेस, मतलब बिजनेस के बाहर से, जो बिजनेस में अभी तक काम नहीं कर रहे हैं, उन पर्सनस को हायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल में बोला है पहला प्रमोशन। क्या बोला? प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब अभी हमने पढ़ के आया है क्या, कि जब अपग्रेडेशन हो जाए, अपग्रेडेस हो जाए, मतलब एक लेवल अप चला जाए, और उस केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, उसकी पे स्केल बढ़ जाती हैं, उसके पास में उसका स्टेटस बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं प्रमोशन। तो एक तो तरीका है कि अगर हायर लेवल पर वैकेंसीज खाली हैं, वहाँ पर ज़रूरत है, तो नीचे वाले को ला करके बिठा दो, तो हो गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ट्रांसफ़र। मान लेते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट में कोई पर्सन है और सेल्स में, अब परचेज वाला है, उस सेल्स में हमको ज़रूरत है किसी पर्सन की जो हो सकता है वो काम वो भी कर लेगा, तो उस पर्सन को क्या किया गया था? डेवलपमेंट कराया गया था, तो उसको सेल्स भी सिखाया गया होगा थोड़ा बहुत। तो इस वाले पर्सन को, मतलब प्रोडक्शन वाले पर्सन से वहाँ से निकाल करके उसी सेम लेवल, तो सेम हो गया ना प्रोडक्शन परचेज, तो सेम लेवल पर ले जा करके उसको बिठा दिया गया और काम दे दिया। इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र कर देना। तो एक ही लेवल, अब वहाँ पर ज़रूरत थी, इसको मिल गया, तो ये रिक्रूटमेंट किस तरीके का हुआ? इंटरनल में, और वो भी ट्रांसफ़र हुआ। ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है कि जब, देखो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पर सीजनल वर्क चलता है। सीजनल वर्क होता है मतलब कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रोजगार आता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सीजनल हो सकते हैं, जैसे कि जब हमारे पास खेती होती है तो फार्मर्स को रिक्वायरमेंट होती है लेबर्स की, वहाँ पर उनकी कटाई करने के लिए, उसकी ढुलाई करने के लिए, उसको दवाई वगैरह करने के लिए चाहिए होते हैं, लेबर्स चाहिए होते हैं। तो जब वो सीजन आता है हमारे फार्मिंग का, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो वहाँ पर लोगों की ज़रूरत होती है, और फिर वहाँ से लोग चले जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सीजनल बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि कपड़े का बिजनेस है, तो ठंड और गर्मी का कपड़े बनाते हैं, तो जब ठंडी आएगी तो वहाँ पर क्या होगा? गर्मी की कपड़े की डिमांड कम हो जाएगी, और जिनको कपड़े सिर्फ गर्मी के बनाने आते हैं तो उनको हटाना पड़ेगा, होगा ना। एंड जिसको ठंड के कपड़े, ऐसी गर्मी में जिनको ठंड के कपड़े बनाने आते हैं उनको हटाना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। तो ले ऑफ मतलब छटनी। तो जिसको छाड़ दिया गया बिजनेस से, जिसको कुछ टाइम के लिए बाहर कर दिया गया है, जब उन्हीं लोगों को दोबारा से बुलाया जाए क्या करके काम कर ले, तो बोलते हैं ले ऑफ के थ्रू हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर चुके थे, तो वो इंटरनल के पार्ट हो रहे हैं। रेफरल एम्प्लॉयज़। रेफरल का मतलब होता है कि अगर हम मान लो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और सिम मेरे घर वाले में कोई मेरा भाई है, बहन है, उसको भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने बोला कि चलो मेरी कंपनी में आ जाओ, वहाँ पर काम कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने क्या रेफरल किया, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट खाली थी, मैंने अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को जब बुला लिया, तो किसी रिलेशनशिप की वजह से या पहुँच की वजह से हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रेफरल एम्प्लॉयज़। प्रीवियस अप्लीकेंट मतलब ऑलरेडी ऐसे पर्सन जिन्होंने बिजनेस में ऑलरेडी अप्लीकेंट्स दे रखे थे, और जो ऑलरेडी वहाँ पर आ चुके थे, जिनका इंटरव्यू वगैरह हो चुका होगा, जिनका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर चुके होंगे, जिनका सिर्फ क्या बाकी रह गया, अब उनका ज्वाइनिंग वगैरह बाकी, तो उन लोगों को जब बुलाते हैं तो प्रीवियस अप्लीकेंट्स। डिमोशन, मान लो कोई टॉप लेवल पे अधिकारी बैठा था, अब उसको निकाल के मिडिल में कर दिया, मिडिल से लोअर में कर दिया, तो ये भी डिमोशन भी तो हुआ ना, कि मिडिल लेवल पे जो काम था वो ऊपर वाले ने आकर के देख लिया, तो इसको बोलते हैं क्या? डिमोशन भी एक इसका तरीका होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो एक्सटर्नल सोर्सेज में पहला क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब कंपनी के बाहर नोटिस बोर्ड पे, क्या कंपनी के, हर कंपनी के बाहर एक नोटिस बोर्ड होता है, उस नोटिस बोर्ड पे सिर्फ लगा दिया जाए कि हमारी कंपनी में इतने पर्सन्स की इस पोस्ट पर इतने सैलरी में रिक्वायरमेंट है, तो डायरेक्टली नोटिस बोर्ड के थ्रू, फैक्ट्री गेट के थ्रू, फैक्ट्री गेट पे जो नोटिस लगाई उसके थ्रू अगर रिक्वायरमेंट करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बताओ, एक्सटर्नल हुआ। दूसरा, कैजुअल कॉलर, वेटिंग, मतलब ऐसे पर्सन्स क्या जो ऑलरेडी वेटिंग थे, जिनका एप्लीकेशन हमारे पास पड़ा हुआ था, जो आ करके हमको दे चुके थे रिज्यूमे, उनको हमने बोला ठीक है, कॉल कर लिया, उनको बुला लिया, कैजुअल कॉलर। एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में, रेडियो पे, ऑनलाइन, ऑफलाइन जैसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता क्या है, सबसे पहले जान लो बेटा। ये होती है गवर्नमेंट एजेंसी। क्या होती है? गवर्नमेंट
एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी कैसे, तो हर जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक क्या होती है, प्लेसमेंट एजेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। क्यों कि जिससे कि क्या हो सके कि जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट के अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं वहाँ पर जा करके अपने रिज्यूम्स एंड अपनी इंफॉर्मेशंस को रजिस्टर कर सकते हैं, और जिन भी बिजनेस को, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी वो एक्सचेंज के पास चले जाएंगे, उस एजेंट के पास जाएंगे, उस इंस्टीट्यूशन के पास जाकर बोलेंगे हमको रिक्वायरमेंट है। तो एक समझ लो मिडिल मैन का काम करती है कि जिसको जॉब की ज़रूरत है और जो जॉब देने वाला है। अब जॉब देने वाला है उसको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना, सिर्फ एक्सचेंज में जाना है, पता लगाना है मेरे लायक इंसान है, मेरे जैसे मुझे जिसकी ज़रूरत है वो लोग हैं कि नहीं, उनको हायर कर लेना है। तो इससे दोनों का टाइम बच जाता है, एम्प्लॉयर का भी और प्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी भटकना नहीं है, एक ही जगह पर एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया, एक ही जगह पर वहाँ पर रिज्यूमे वगैरह सबमिट कर दिया, काम हो जाता है। तो यहाँ पर बोला जाता है जब गवर्नमेंट एजेंसी होती है उसके थ्रू जब किया जाता है, हायरिंग की जाती है, तो उसको बोलते हैं क्या, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। कैंपस रिक्रूटमेंट, जनरली जब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर बिजनेसेस फर्म जा करके वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करती हैं तो उनको बोलते हैं क्या, कैंपस रिक्रूटमेंट। अकोमोडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो अकोमोडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी होता है कि हमने क्या किया, दूसरे एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया, किसी पर्सन को बाहर से बुला लिया, हायर किया कुछ टाइम के लिए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, तो जनरली ये क्या होता है, लोअर लेवल पे लिए होता है। वर्कर्स के केस में ऐसा होता है कि जो लेबर्स वगैरह होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्टर के पास बहुत सारे लेबर होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हमको जब रिक्वायरमेंट होती है तो हमने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया, एक आध 2 महीने के लिए हमने वर्कर्स मंगाए, काम करा के उनको वापस भेज दिया, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया। फैक्ट्री गेट, बेटा ये वही चीज़ था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब फैक्ट्री गेट, फैक्ट्री के गेट पर नोटिस लगा देना, सेम चीज़ें। ट्रेड यूनियन, व्यापार में यूनियंस बनता है, मतलब कई सारे लोग का ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में से जब लोगों को बुलाते हैं तो वहाँ पर होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, तो जैसे हमको वकील चाहिए तो वकील हायर करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो कहीं पर जाते हैं बाहर से, जो हमारे प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं उनको हायर कर लिया वहाँ पर कि भाई हमको इतने लोग की ज़रूरत होती है वकील करने के लिए, हमको लीगल केसेस के लिए सीए की ज़रूरत होती है, तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन। डिपुटेशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हमने अपने मंगा लिया अपने यहाँ पर काम करने के लिए, और कंपटीटर्स, अपने कंपटीटर्स से जब हमने अपने एम्प्लॉयज छीन लिए, जैसा अभी पीडब्ल्यू में चल रहा था, जैसा हमारे बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चल रहा है, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज में चलता रहता है, तो वो इसके पार्ट हो जाएंगे। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एडवांटेज, मेरिट क्या क्या होते हैं, तो पहला तो मेरिट क्या हो जाता है बेटा, ऊपर में क्या है एडवांटेज, तो एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो जब इंटरनली लेते हैं तो क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी मोटिवेटेड होते हैं, उनको भी लगता है यार मैं अच्छा काम करूंगा, मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करूंगा तो मुझे अपने अप लेवल पे पहुंचा दिया, मुझे एक लेवल अप कर दिया जाएगा, ऐसा होगा ना। तो वहाँ पर बोला क्या कि मोटिवेटेड होता है। दूसरा, इंटरनल रिक्रूटमेंट आल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पर हमको पता है, हर एम्प्लॉयज़ के बारे में पता है, हर पर्सन के बारे में पता है कि वो कैसा काम करता है, उसके नेचर कैसा है, सब कुछ पता होता है, तो उन लोग क्या करते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं, आसान होता है। एंड नो वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम की नहीं होता है क्योंकि हमको सब कुछ पता होता है, उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी उनको गिवन होती है, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता होती हैं, बहुत छोटी मोटी चीज़ें सिखा करके हम काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है, पहला क्वालिफाइड पर्सन मिलते हैं, तो क्वालिफाइड तो यहाँ पे मिलते हैं, हाँ बेटा यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पर क्वालिफाइड मतलब एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट क्या अट्रैक्ट्स क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पीपल्स, तो किसको अट्रैक्ट करता है, क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सन्स को। दूसरा, वाइडर चॉइस, यहाँ पर तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ थे वही सिर्फ यूज कर सकते हो, यहाँ पर एक्सटर्नल मतलब बहुत सारे वाइड एरिया में ओपन हो जाता है। नेक्स्ट, फ्रेश ट्रेनिंग, क्या फ्रेश टैलेंट, फ्रेश टैलेंट्स का मतलब होता है नया नया आइडिया, एकदम नया खून आता है, नई ब्लड आता है, तो उसकी सोच, उसका इनोवेशन, उसकी क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव, बहुत सारी चीज़ें न्यू आ जाती है, तो बोलता है ब्रिंग्स न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिर बोलता है क्या, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, तो जो नए पर्सन्स होते हैं, नया खून होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, कंपटीशन की भावना होती है, आगे जाने की, रेस करने की, तेज़ भागने की भावना होती है, तो उसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है। एंड नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो पहला लिमिटेशंस क्या है बेटा, रिक्रूटमेंट क्या डिससेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है,
डिससेटिस्फेक्शन क्यों होता है एक्सटर्नल की वजह से? क्योंकि जब बाहर से लोग आएंगे तो जो अंदर का पर्सन उसको जलन होगी कि यार बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको हमसे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, या फिर उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, या फिर उनको ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, हम लोग के ऊपर ट्रेनिंग नहीं होती, हमारा डेवलपमेंट नहीं होता, कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। एंड कॉस्टली इन प्रोसेस, ये कॉस्टली हो जाएगा। कॉस्टली होने के पीछे रीज़न क्या है कि वो प्रोसेस में ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। एंड फिर लास्ट में लेंदी प्रोसेस होगा, एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया बेटा? अभी तक हमने रिक्रूटमेंट तक देख लिया। इसके आगे हम लोग कल मतलब नेक्स्ट वाले लेक्चर में सिलेक्शन देखेंगे, सिलेक्शन के प्रोसेस जो हैं उनको देखेंगे, कवर करेंगे। एंड फिर सिलेक्शन किस तरीके से होता है उसको देखेंगे, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग देखेंगे, ट्रेनिंग क्या होती है, वो सब चीज़ें। तो इतनी चीज़ें हमारी रह गई जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए।